आइए लल्लन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है लल्लन टॉप ऐप पर। मोबाइल पर देखा, लैपटॉप पर देखा, टीवी पर भी देखा, अब पर्दे की ये दीवार खत्म, ये मुलाकात का वक्त है। लल्लन टॉप अड्डा इज बैक। कब और कहां? 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। इसमें आप साहित्य, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े दिलचस्प किरदारों को देख सुन सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा? लाइव लल्लन टॉप क्विज होगी, जहां आप सवालों के जवाब देकर मौके पर ही इनाम जीत सकते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करिए और ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बारी दुनियादारी की। बीस नवंबर 2022 का दिन मिडिल ईस्ट के देश कतर के लिए एक ऐतिहासिक सौगात लेकर आने वाला है। 20 नवंबर से इस साल के फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। कतर इसकी मेजबानी कर रहा है। इस मेजबानी के पीछे कई सारे कड़वे आरोप छिपे हुए हैं। मसलन मेजबानी जीतने को लेकर घूसखोरी, मानवाधिकार उल्लंघन, बुनियादी अधिकारों पर पाबंदियां आदि। पिछले दिनों फीफा के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लेटर ने ये बयान देकर चौंका दिया था कि कतर को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी देना एक बड़ी भूल थी। दिलचस्प ये है कि कतर की मेजबानी का ऐलान 2010 में ब्लेटर ने ही किया था। फीफा वर्ल्ड कप को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे खेल आयोजनों में गिना जाता है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2018 के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल को 112 करोड़ लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 14% था। यानी ये इवेंट दुनिया के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। कतर के आयोजन पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसे देश में हो रहा है जिसे इस तरह के खेल आयोजन का कोई अनुभव नहीं रहा है, और तो और उसके ऊपर तमाम तरह के मानवता विरोधी आरोप भी हैं। तो आज हम जानेंगे फीफा की पूरी कहानी क्या है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कतर को कैसे मिली और कतर की मेजबानी को लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम फीफा वर्ल्ड कप की कहानी आपको सुनाने वाले हैं और शुरुआत इतिहास से। ईसा के जन्म से करीबन 200 बरस पहले की बात है। चीन में कुजू नाम के एक खेल का जिक्र मिलता है। इस खेल में लोग अपने पैरों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट में पहुंचाते थे। इसमें हाथों का इस्तेमाल वर्जित होता था। इसे चीन में मिलिट्री ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में चीन में ही इसका विकास हुआ। ये गेम खुले में नहीं खेला जाता था। कुजू खेलने के लिए बड़े बड़े कोर्ट्स बनाए गए, जिसे जूचांग कहा जाता था। इसमें 6 कोनों में आधे चांद की शेप में गोल हुआ करते थे। कट टू 1904। इस साल 21 मई को 7 नेशनल एसोसिएशन ने मिलकर फीफा की स्थापना की। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में 7 देश शामिल हुए थे: बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। 1904 के पहले फुटबॉल का इतिहास इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि इस खेल और इसके नाम में बहुत कम समय में बदलाव आते रहे हैं। फीफा की स्थापना का एक मकसद ये भी था कि अमेरिकी फुटबॉल को सर्वमान्य मान लिया गया था। वहीं रग्बी गेम का चलन भी बढ़ रहा था, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फुटबॉल खेली जा रही थी, लेकिन उसे उतनी अहमियत नहीं दी जा रही थी। फीफा के पहले अध्यक्ष रॉबर्ट ग्वेरन बने। फिर 1906 में बर्ली वुलफॉल ने उनकी जगह ली। 2 साल बाद साल 1908 में फीफा ने अपना पहला टूर्नामेंट लंदन में 1908 ओलंपिक के लिए आयोजित किया। इस आयोजन में दुनिया भर के लोग शामिल हुए थे। इसने फीफा की लोकप्रियता बढ़ी। अब फीफा से दूसरे देश भी जुड़ना चाहते थे। 1909 में साउथ अफ्रीका, 1912 में अर्जेंटीना, 1913 में कनाडा और चिली और 1914 में अमेरिका ने भी फीफा की सदस्यता ले ली। अभी फीफा बड़े आयोजन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे फल फूल रहा था कि दुनिया में संकट के बादल मंडराने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। इससे फीफा के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा। विश्व युद्ध के दौरान किसी भी तरह का आयोजन नहीं हुआ था। युद्ध खत्म होने के बाद फीफा की वापसी हुई। 1930 में संगठन ने पहला वर्ल्ड कप आयोजित किया। उरुग्वे में हुए इस आयोजन में 13 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले विश्व युद्ध को मेजबान उरुग्वे ने अपने नाम किया। तब से हर 4 साल पर फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है। सिर्फ 1942 और 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के कारण वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हो पाया। मौजूदा समय में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी फ्रांस के पास है। उसने 2018 की फाइनल में क्रोएशिया को हराया था।
अब फीफा की संरचना भी समझ लेते हैं। फीफा के 6 संघ हैं। ये दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों और इलाकों में संगठन का काम देखते हैं। ये 6 क्षेत्र हैं: अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड द कैरेबियन और साउथ अमेरिका। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। इसी वजह से इसे स्विट्जरलैंड के कानून के तहत काम करना होता है। दुनिया के 200 से अधिक फुटबॉल संघ फीफा के सदस्य हैं। इसके अलावा महिलाओं की 129 नेशनल टीमें भी संगठन से जुड़ी हुई हैं। फीफा दुनिया का सबसे अहम फुटबॉल संगठन है, लेकिन इसके पास अकेले दम पर खेल से जुड़े नियम तय करने का अधिकार नहीं है। ये काम इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड का है। फीफा इस बोर्ड का एक सदस्य मात्र है। फीफा का सबसे अहम अंग है फीफा कांग्रेस। इसमें सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। कांग्रेस सालाना रिपोर्ट को अप्रूव करती है। नई टीमों की एंट्री पर भी यही फैसला लेते हैं। इसके अलावा कांग्रेस फीफा के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और फीफा काउंसिल का भी चुनाव करती है। फीफा काउंसिल को पहले फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी के नाम से जाना जाता था। जब फीफा कांग्रेस का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब यही कमेटी डिसीजन लेती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ही ये निर्णय लेती है कि आगे होने वाले वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिलेगी। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कई मायनों में महत्वपूर्ण होती है। इस आयोजन के जरिए संबंधित देश को ग्लोबल स्तर पर छाने का मौका मिलता है। फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। इससे टूरिज्म के क्षेत्र में कमाई बढ़ती है और भी कई तरह के राजनीतिक और आर्थिक फायदे मिलते हैं। इसी वजह से फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर काफी टफ कंपटीशन हर बार रहता है। इसी मेजबानी के झगड़े ने 2015 में खेलों के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े स्कैंडल को उजागर किया था। वो कहानी क्या है, ये भी आपको सुनाते हैं। 2 दिसंबर 2010 के दिन ज्यूरिख के फीफा हेडक्वार्टर में काफी गहमा गहमी मची हुई थी। उस दिन 2018 और 2022 के लिए मेजबान देशों के नाम का ऐलान होने वाला था। इसमें दावेदारी पेश कर रहे देशों के गणमान्य लोग मौजूद थे। मसलन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लेकर फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम तक। तय समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ। माना जा रहा था कि 2018 की मेजबानी इंग्लैंड और 2022 की मेजबानी अमेरिका को मिलेगी, लेकिन अचंभा तब हुआ जब फीफा के उस समय के प्रेसिडेंट सेप ब्लेटर ने लिफाफे से रूस और कतर का नाम बाहर निकाला। रूस को 2018 जबकि कतर को 2022 की मेजबानी का अधिकार मिला। ये बेहद आश्चर्यजनक था। इस अचंभे की 3 बड़ी वजहें थीं। पॉइंट 1, रूस और कतर दोनों पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे थे। 2014 में क्रीमिया पर अवैध कब्जे के बाद से पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे। कतर पर धार्मिक कट्टरता के आरोप लग रहे थे। पॉइंट नंबर 2, कतर में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। कतर को इससे पहले इस स्तर के किसी आयोजन का अनुभव नहीं था। उनके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम्स नहीं थे और तो और उस समय तक कतर के पास अपनी ढंग की फुटबॉल टीम भी नहीं थी। पॉइंट नंबर 3, कतर खुले तौर पर समलैंगिकों का विरोध करता है, जबकि फीफा में शामिल कई देशों में समलैंगिकों को संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। खेल आयोजन के तौर पर फीफा भी खुले विचारों का समर्थन करता है। ऐसे में ये उनकी विचारधारा के बिल्कुल उलट था। रूस और कतर के नामों की घोषणा के बाद थोड़ा विरोध हुआ। कुछ दिनों के बाद मामला शांत पड़ गया। फिर आया साल 2015 का। जून महीने में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने फीफा के 7 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इसके कुछ ही घंटे बाद स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर जांच होनी शुरू हुई। शुरुआती जांच के बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया कि मार्केटिंग एजेंट्स ने ब्रॉडकास्ट राइट्स हासिल करने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की रकम घूस में दी। इसके बाद तो गिरफ्तारियों का जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। इसी बीच फीफा के एक अधिकारी ने गवाही की पेशकश की। चक ब्लेजर को नॉर्थ अमेरिका में फुटबॉल बिजनेस का गॉडफादर कहा जाता था। 1996 से 2013 तक फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य रहे। इस नाते उनके पास मेजबानी के अधिकार के लिए वोट डालने का अधिकार था। उन्होंने 1998 में फ्रांस और 2010 में साउथ अफ्रीका के पक्ष में वोटिंग करने के एवज में पैसे खाने का आरोप स्वीकार लिया। दूसरी तरफ स्विस अधिकारी 2018 और 2022 की दावेदारी की जांच कर रहे थे। तत्कालीन फीफा अध्यक्ष सेप ब्लेटर पर दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने बीच में ही कुर्सी छोड़ दी। उनके अलावा यूईएफए के अध्यक्ष मिशेल प्लातिनी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कालांतर में और भी कई अधिकारियों को लपेटे में लिया गया। सेप ब्लेटर को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। ब्लेटर पर 8 बरस का प्रतिबंध लगाया गया। मार्च 2021 में प्रतिबंध को 6 बरस के लिए बढ़ा दिया गया। वो 2027 तक फीफा की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इस कांड ने फुटबॉल की दुनिया को शर्मसार किया था, लेकिन फीफा ने रूस और कतर से मेजबानी छीनने की संभावना सिरे से खारिज कर दी। 2018 में रूस में आयोजन संपन्न हो चुका है।
इस साल कतर मेजबान है, उसके ऊपर किस तरह के आरोप लग रहे हैं ये भी जान लेते हैं। कतर में मानवाधिकार को लेकर फिर एक बार बहस तेज हो चुकी है और इसी बहस में फीफा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कतर में विश्व कप के आयोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया, बहुत सारे स्टेडियम्स बनाए गए, बाहर से आने वाले दर्शकों के लिए खूब सारे होटल्स भी बने, लेकिन इस चमक के पीछे का सच अंधकार से भरा रहा। कतर पर आरोप लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले मजदूरों के साथ घपलेबाजी हुई। आरोप ये भी लगे कि इन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए जिन मजदूरों की भर्ती की गई है उनसे बेवजह की मोटी फीस वसूली गई। 5 पॉइंट्स में पूरी बात हम आपको बता देते हैं। पहला नंबर, मजदूरों के अधिकारों का हनन। कतर में 20 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों से वहां काम करने आते हैं। जब फीफा ने 2022 विश्व कप की मेजबानी कतर को सौंपी तो इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि तपते रेगिस्तान में खेल के लिए स्टेडियम, होटल्स और दूसरे कंस्ट्रक्शन होंगे कैसे। तब से लेकर अब तक बेशुमार ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें मजदूरों के मानवाधिकार के हनन की बात कही गई है। इनमें कई केस ऐसे हैं जिनमें मजदूरों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं दिया गया या कम पैसा दिया गया हो। कई मामलों में पेमेंट डीले की बात कही गई। मजदूरों को तय समय से बढ़कर काम करवाया गया और उन्हें उनका पैसा नहीं दिया गया। आरोप है कि इस दौरान हजारों मजदूरों की मौत भी हुई, लेकिन कतरी अधिकारियों ने इसकी कोई सुध नहीं ली। मजदूरों की मौत के बाद कतर के कानून के मुताबिक उनके परिवार को मुआवजा दिया जाना था, लेकिन उसमें भी घपलेबाजी के आरोप हैं। कतर ने मजदूर अधिकारों के लिए कई रिफॉर्म्स की बात कही है, लेकिन उसके पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। नंबर 2, कफाला सिस्टम। कफाला ऐसा नियम है जिससे कोई प्राइवेट कंपनी किसी प्रवासी मजदूर पर अपना अधिकार स्थापित कर सकती है, उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकती है। कफाला सिस्टम ज़्यादातर अरब देशों में चलन में है। सीधे शब्दों में कहें तो दूसरे देश से आकर यहाँ नौकरी करने वाले मजदूर के पास उत्पीड़न से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वे अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते। देश से बाहर जाने के लिए भी उन्हें अपनी कंपनी से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। अनुमति के बिना वे ना तो नौकरी बदल सकते हैं और ना ही वापस जा सकते हैं। नंबर 3, मजदूरी में कटौती और अवैध भर्ती फीस। एकदम आसान भाषा में आपको बताएं तो जिन मजदूरों को कतर में काम करने के लिए बुलाया गया था और जितना उनसे वादा किया गया था उन्हें उतना पे नहीं किया जा रहा है। साथ ही विश्व कप के आयोजन के चलते लाखों ऐसे लोग थे जिन्हें लगा कि कतर में बेहतर रोजगार मिलेगा। इसी अवसर को पाने के लिए कई लोग फर्जीवाड़े का शिकार हुए। काम की तलाश में कतर आने के लिए फर्जी एजेंट्स के जाल में फंसे कई कंपनियों ने तो काम करने के लिए उनसे अवैध भर्ती फीस भी ली। नंबर 4, मजदूरों की मौत और प्रदर्शन। कतर के एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम के बावजूद वहाँ की सरकार मजदूरों की मौत पर कोई स्पष्ट डेटा नहीं पेश कर पाई है। जो डेटा मौजूद है वो बहुत कंफ्यूज करने वाला है। साल 2021 में द गार्डियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2010 से 2020 के बीच कतर में रहने वाले साउथ एशियन कंट्रीज के 6,500 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार ने इसका सिलसिलेवार ढंग से डेटा पेश नहीं किया। मसलन वो कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे आदि। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि इन मौतों में 69% लोग भारत, नेपाल और बांग्लादेश से हैं। पिछले वर्षों में हुई मौतों की स्पष्ट वजह भी सरकार पेश नहीं कर पाई है। कतर की सरकार ने मजदूरों के प्रदर्शन पर रोक लगाई हुई है। साथ ही ये फरमान भी जारी किया है कि कोई भी मजदूर किसी भी तरह की यूनियन ज्वाइन नहीं कर सकता है। नंबर 5, करप्शन के आरोप। साल 2011 में अमेरिका का इंटरनल रेवेन्यू सर्विस फीफा से जुड़े एक अधिकारी चक ब्लेजर की जांच कर रहा था। IRS ने पाया कि ब्लेजर ने अपनी आय का टैक्स पे नहीं किया है। बाद में FBI भी इस जांच में शामिल हुआ। जब दोनों ने मिलकर जांच की तो भ्रष्टाचार के एक बड़े जाल का पता चला। इन एजेंसियों ने दुनिया भर के 33 देशों की पुलिस से संपर्क साधा। इसमें सामने आया कि फीफा के कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। साल 2015 में फीफा के 14 अधिकारियों को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोपित किया। इनमें से कईयों को स्विट्जरलैंड में गिरफ्तार किया गया और अमेरिका में प्रत्यर्पित कर केस चलाए गए। जांच में पता चला कि इन लोगों ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की है और इस हेराफेरी में अमेरिका के बैंक का ही इस्तेमाल किया गया है। तमाम आरोपों से इतर कतर एक समृद्ध देश है। उसके पास नेचुरल गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। कतर से ही अल जजीरा चैनल भी चलता है। ये मिडिल ईस्ट के सबसे प्रभावशाली मीडिया संगठनों में से एक है। दावा किया जा रहा है कि कतर फीफा वर्ल्ड कप का सफलतापूर्वक आयोजन पूरा कर लेगा, लेकिन अगर उसने इंसानों के बुनियादी अधिकारों पर गौर नहीं किया तो ये खेल के साथ साथ इंसानियत की भी हार होगी। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।
3 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर वक्त है आमंत्रण का। आइए मिलिए, क्योंकि शहर दिल्ली में फिर जमने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। वो मौका जब स्क्रीन की सीमाएं टूटती हैं, हम वीडियो में दिखता कोई चेहरा बस नहीं रह जाते, आप किसी पोस्ट पर आए रिएक्शन का आंकड़ा बस नहीं रह जाते। अपनी शिकायतों, उम्मीदों, उल्लास और प्रेम के साथ चले आइए। पता है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तारीख 18, 19 और 20 नवंबर। इंतजार सिर्फ आपका। ये लास्ट लाइन बहुत चीखी थी, जल्लू जल्लू लाना।